हेलो स्टूडेंट्स, 10वीं के स्टूडेंट्स कैसे हैं आप। पहला बोर्ड है, कैसा महसूस कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो 10वीं का बोर्ड है, पहला जो बोर्ड है, कोई भी वस्तु, कोई भी पहली चीज़ होती है उससे थोड़ा सा डर सा लगता है, और जब थोड़े समय बैठते हैं तो आपको लगता है तो कुछ भी नहीं था। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही स्थिति होती है बोर्ड के स्टूडेंट्स में। तो देखिए, इससे पहले स्टूडेंट्स मैंने वीडियो में अवतल दर्पण से कि प्रतिबिंब कैसे बनता है वो बताया था, वो कंप्लीट कर दिया था मैंने। आज की जो वीडियो है वो है उत्तल दर्पण पर और कुछ अदर्स टॉपिक स्टूडेंट्स। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन है। कुछ भी प्रॉब्लम है मुझे कमेंट कीजिए और मुझे अपनी प्रॉब्लम बताइए स्टूडेंट्स। ठीक है, बोर्ड के स्टूडेंट हो इसलिए बोर्ड की तरह ही पढ़िए, स्मार्ट स्टडी कीजिए। ठीक है ना, तो स्टूडेंट स्टार्ट करें। ओके, तो देखिए आज की वीडियो, ये आपकी क्लास है 11, सॉरी 10वीं क्लास, तो अवतल दर्पण। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखते हैं स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन उत्तल दर्पण, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1, उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति किरण आरेख द्वारा बताएं। किरण आरेख द्वारा बताएं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए करते हैं स्टूडेंट्स इसका आंसर। तो क्या बना है स्टूडेंट्स, उत्तल दर्पण। ये रहा, देखो उत्तल दर्पण कैसे, परावर्तक पृष्ठ हमेशा इधर रखेंगे स्टूडेंट्स, ये ऐसे देखिए, ये पॉलिश इधर करेंगे, ये नीचे क्या होगा स्टूडेंट्स, उत्तल दर्पण हो गया। अगर इस गोले को पूरा ऐसे, इसकी मुख्य अक्ष हो गई, ये इसका बीचों बीच स्टूडेंट्स पोल हो गया, और ये इसका क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। ये लीजिए, ये मुख्य अक्ष है, ये पी है ध्रुव। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं इस गोले को पूरा करूं तो इसका वक्रता केंद्र यहां पर आएगा सी, और इसके जस्ट स्टूडेंट्स बिल्कुल बीचों बीच आप एफ लिखिए। ठीक हो गया, ऐसे ही देखिए, क्योंकि इसका गोला इधर की ओर पूरा होगा ना स्टूडेंट्स, तो इधर तो वक्रता केंद्र होगा, इसके और इसके बीच में फोकस होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई वस्तु रखी है कहीं भी, ये लीजिए, क्योंकि इधर वक्रता केंद्र तो होगा नहीं, तो कहीं भी रख लीजिए इसकी, ये लीजिए, देखिए स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ये देखिए हमने एक क्या बनाई, वस्तु बनाई ए बी, ये वस्तु है, ये। ठीक है, अब हम इससे कितनी किरणें चलाएंगे स्टूडेंट्स, 2 किरणें चलाएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था स्टूडेंट्स, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हम उससे 2 किरणें चलाएंगे। परावर्तन के पश्चात वे दोनों किरणें जहां भी मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी, वहीं पर उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। कितना सिंपल स्टूडेंट्स, तो 2 किरणें चलाते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक तो क्या चला है, इसके मुख अक्ष के समांतर, ये लीजिए, मुख अक्ष के समांतर हो गई। तो बताइए क्या कहें, मुख अक्ष से सब जब समांतर है, मैंने 3 नियम बताए थे किरण प्रकाश किरण चिन्ह के, कि जब कोई प्रकाश किरण मुख अक्ष के समांतर जाती है तो वो फोकस बिंदु से होकर गुजरती है या वहां से आती हुई प्रतीत होती है। देखिए स्टूडेंट, इधर तो पॉलिश, इधर तो ये जा नहीं सकती, ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, ये यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, ये है फोकस। ठीक है, यहाँ से तो ये ऐसे, देखा स्टूडेंट्स, ऐसे। ठीक, फोकस से होकर जाएगी। एक अब स्टूडेंट्स किससे, ये सी, अब एक और सी से गुजारी है, देखिए सी से जाती है। अब इसे स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, आप अपना जो स्केल है यहाँ रखिए और यहाँ रखिए, और उसे सीधी लाइन खींच दीजिए। तो ये लीजिए सी यहाँ रखिए। ठीक है ना, आपको पता है जब एक प्रकाश किरण तो वापस आ जाएगी। ठीक, अब देखिए
ये दोनों किरण, एक किरण ये चली ऐसे चलेगी परावर्तन के पश्चात, ये किरण सी की ओर जा रही वापस आ जाएगी, तो कहाँ से ये कहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही, यहाँ पर, यहीं पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा ए डैश बी डैश। और स्टूडेंट्स ये क्या है, प्रतिबिंब। आप इस वस्तु को कितनी ही यहाँ रख लीजिए, यहाँ रख लीजिए, यहाँ रख लीजिए, इस वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा ध्रुव तथा फोकस के बीच ही बनेगा। नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2 देखो ये भी सीधा है, ये सीधा बनेगा। नंबर 3 आभासी बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए बस ये लिख देते हैं, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर लिखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा, ठीक है, हमेशा कैसे बनेगा, आभासी। पहले स्थिति बताओ, स्थिति है ना, कहां पर बनेगा, हमेशा ध्रुव, ये लो यानी कि P तथा फोकस बिंदु F के बीच बनेगा हमेशा। ठीक हो गया। आभासी हमेशा होगा, आभासी वस्तु से छोटा वह सीधा बनता है, वह सीधा बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक नंबर, एक भी नंबर 2 स्टूडेंट्स बहुत है। अगर ये वस्तु अनंत पे रखी हो स्टूडेंट्स, अनंत पर, ये वस्तु कहां पर, अनंत पर, यदि वस्तु अनंत पर रखी है, अनंत पर रखी है, तब उत्तल दर्पण द्वारा उसका प्रतिबिंब हमेशा बिंदु के रूप में, हमेशा स्टूडेंट्स किसके रूप में, बिंदु के रूप में। भले ये ऐसी है, ये तो पेंसिल है स्टूडेंट्स, लेकिन यहां बिंदु के रूप में बनेगा, बिंदु के रूप में फोकस बिंदु पर बनेगा, फोकस बिंदु पर बनेगा। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ठीक है, याद आ गया स्टूडेंट्स। इसकी सिर्फ 2 ही कंडीशन है, किससे बनता है, आभासी बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, सीधा बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, अवतल दर्पण के की तरह इसकी बहुत सारी स्थिति नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी सब आए हुए हैं, अवतल दर्पण के उपयोग क्या है। ठीक है ना, तो अवतल दर्पण मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया था, ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट्स, ये है मेरे हाथ में है अवतल दर्पण, ये बीच में से दबा हुआ है, ठीक है ना, बीच में से दबा हुआ है। अगर मैं इसे अपना देखता हूँ, ये देखता हूँ, तो मेरी उंगली बहुत मोटी दिखाई देती है, ठीक है ना, यानी कि इसमें चित्र बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, इसमें तो इसका उपयोग क्या करता है, हम चेहरे को अच्छी तरह से देख सके। ठीक, दूसरी ओर हम इसके गले के, जैसे डॉक्टर लोग हैं, अपने गले में प्रकाश डालकर ऐसे ना, जैसे हम इसमें प्रकाश डालेंगे तो एक जगह फोकस हो जाएगा बड़ी तीव्रता से। ठीक, इस देखो अच्छी तरह समझ लीजिए स्टूडेंट्स, अगर आप इसे देखेंगे तो प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा बनेगा, लेकिन अगर आप में इसमें प्रकाश डालो तो ऐसे प्रकाश डालोगे तो ये एक छोटे से उस पर प्रकाश
को करेगा लेकिन बहुत तीव्र कर देगा उसे। ठीक है फ्रेंड, तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है? नंबर एक स्टूडेंट्स सेविंग करने में, सेविंग क्योंकि चेहरा बड़ा दिखता है, सेविंग करने में। नंबर दो, ठीक है, नंबर दो डॉक्टर नाक, कान और गले में अवतल दर्पण की सहायता से प्रकाश पहुंचाकर उनकी स्थिति जान सकता है, उनकी अंदर की स्थिति जान सकता है, ठीक है। नंबर 3 देख लीजिए स्टूडेंट्स। नंबर 3 स्टूडेंट्स इसका उपयोग है क्योंकि ये अवतल दर्पण है जो उसको क्या करता है, फोकस करता है। देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये है अवतल दर्पण, ठीक है। ये लीजिए, ये प्रकाश किरणें आ रही है, बताओ कहां पर होकर जाएगी? फोकस से। कहां से होकर जाएगी? फोकस से। कितनी भी किरणें ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, ये लीजिए, तो कहां से? यहाँ, तो यहाँ प्रकाश का बहुत अधिक हो जाएगा भाई। जब सब किरणें यहाँ पर फोकस हो जाएंगी तो इस पॉइंट पर प्रकाश बहुत अधिक मात्रा में हो जाएगा। तो इसका उपयोग हम किस में करते हैं? टेबल टेनिस देखा होगा, टेबल टेनिस ये होता है, टेबल हो गई ये, ठीक है ना। इस पे इधर से करते, इधर से करते हैं, तो इस दर्पण से उसका फोकस कहाँ पर कर देते हैं? यहाँ पर कर देते हैं, जिससे कि यहाँ पर लाइट सबसे अधिक रहे, ठीक है। तो देखिए नंबर 3 टेबल टेनिस की मेज पर अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश को फोकस किया जाता है। जिससे टेबल पर प्रकाश की तीव्रता बहुत अधिक हो जाती है, पर प्रकाश की तीव्रता अधिक हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है अवतल दर्पण के उपयोग। ठीक, अब करते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग। तो ठीक है स्टूडेंट्स, उत्तल दर्पण के उपयोग देख लीजिए। इसे बस उत्तल दर्पण कर देते हैं यहाँ पर। उत्तल दर्पण के उपयोग, आंसर देखिए स्टूडेंट्स। नंबर 1, सबसे बड़ा तो इसका स्टूडेंट्स नंबर 1 में उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का सबसे ज्यादा उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में, वो मोटरसाइकिल हो, गाड़ी हो, ट्रेन हो, कोई भी वाहनों में बैक मिरर के रूप में, ये भी तो मिरर है, इसे हम बैक मिरर बोलते हैं, ऐसे लिखो बैक मिरर के रूप में होता है, जिससे पीछे आने वाले वाहनों की वास्तविक स्थिति का पता चल जाता है, वास्तविक
स्थिति का पता चलता रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरी ही लैंग्वेज लिखेंगे स्टूडेंट्स आप। नंबर 2 देखिए, बहुत अच्छी तरह से देखिए, ये इसका उपयोग क्यों करता होता है? क्योंकि जो उत्तल दर्पण है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, जो उत्तल दर्पण है, मैं दिखाता हूँ स्टूडेंट्स, आपको दिखाया भी था मैंने आपको। जो उत्तल दर्पण है, ये रहा बस, ठीक है ना स्टूडेंट, उत्तल दर्पण है, इसका जो ये है, ये दबा हुआ है, ठीक है ना, तो उत्तल दर्पण में उभरा हुआ होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें जब हम वस्तु देखें तो वो छोटी दिखाई देती है, ये उंगली बिल्कुल उसकी छोटी दिखाई दे रही है, तो इसलिए जो पीछे के वाहन है स्टूडेंट्स, वो छोटे छोटे दिखाई जाते हैं, तो इतने ही उसमें उसका चित्र आ जाता है। नंबर 2 देखिए, हाँ इसे देखिए, नंबर 2 का क्या है, देखिए बनाता हूँ, ये लीजिए, ये क्या है स्टूडेंट्स, उत्तल दर्पण है। देखो प्रकाश इधर से गिरेगा तो ये क्या करेगा, फैलाएगा। देखो स्टूडेंट्स, ये लीजिए, देखो स्टूडेंट्स, फैला रहा है, यानी कि इतने हिस्से पे प्रकाश पड़ रहा है स्टूडेंट्स, केवल देखो इतने हिस्से पर, और प्रकाश मान कितने कितने उसको कर रहा है, इतने एरिया को कर रहा है ना, तो इसमें आएगी, ये कितने आ जाएंगे ना, देखो इतने हिस्से में, जबकि प्रकाश केवल इतने हिस्से से गिर रहा है, और जबकि हमारा इसके द्वारा जो रिफ्लेक्ट होकर यानी परावर्त होकर प्रकाश आ रहा है, वो इतने एरिया को प्रकाशित कर रहा है, यानी कि ज्यादा क्षेत्र को प्रकाशित करता है। ठीक है, तो इसका उपयोग स्ट्रीट गलियों में जो वे लगे रहती है लाइट, उनके ऊपर होता है ना, जब इससे किरण होगी तो वो ज्यादा फैला देगा। तो लिखिए, इसका उपयोग गलियों या स्ट्रीट गलियों या चौराहों पर लगी, स्ट्रीट लाइट बोलते हैं उसे, स्ट्रीट लाइट पर लगी लाइट के ऊपर, ये स्ट्रीट लाइट है स्टूडेंट, देखो ये है, ये स्ट्रीट लाइट है, इसके ऊपर यहाँ हो जाता था, ठीक ऐसे लगा रहता है, ठीक इस तरह से लाइट के ऊपर लगाकर प्रकाश को अधिक क्षेत्रफल पर, अधिक पर क्षेत्र लिख दो, अधिक क्षेत्र में फैलाने के लिए किया जाता है। मेरी लैंग्वेज लिखेंगे स्टूडेंट साहब, फैलाने के रूप में किया जाता है, लिए किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ही होते हैं स्टूडेंट्स टॉपर के आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नंबर 3 देख लीजिए। नंबर 3, अब हम अपने कमरे में हैं, कमरे में ठीक है लाइट है, उसे हम फैलाएंगे तो क्या है, हीटर में है ना, हीटर देखिए, ये देखिए बहुत अच्छी तरह से देखिए, ये हीटर की क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, अगर ये ऐसे तो क्योंकि प्रकाश सीधी चलता है, इसमें उसमें सीधी रेखा में, अगर आप इसे यहाँ रख दोगे तो बस इतने हिस्से को ये गर्म करेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखना होते स्टूडेंट, अगर अब मैं यहाँ पर क्या रख दूं, ये लीजिए यहाँ रख दो, तो ये ऐसे फैल जाएगा, तो सारे कमरे में फैल जाएगी ये। ठीक है, तो रूम हीटर में भी इसका प्रयोग किया जाता है, सारे उसमें हमारी गर्मी फैल जाएगी स्टूडेंट्स, तो रूम हीटर के रूप में, रूम हीटर में इसका उपयोग उष्मा को, है ना, उसमें विकिरण बोलते हैं, प्रकाश भी एक विकिरण है, उसमें विकिरण यानी कि उष्मा, है ना, यानी कि गर्माहट, सब लिखता हूं, गर्माहट को अधिक क्षेत्र में फैलाने में क्या जाता है,
किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे उत्तल दर्पण के उपयोग। अब हम स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बहुत अब तक का जो मैंने पढ़ाया है आपको सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब वो जो रिड्यूस करा है कोरोना की वजह से स्टूडेंट्स, आपको पता है कोरोना की वजह से हर सब्जेक्ट का 30% रिड्यूस कर दिया गया। कितना परसेंट स्टूडेंट्स? 30%। तो जो मैं अब क्वेश्चन करने जा रहा हूं वो रिड्यूस कर दिया गया है, उसे इस रूप में करा है। मैं लिखाऊंगा पूरा स्टूडेंट, समझिए अच्छी तरह से। तो देखिए, लिखिए क्वेश्चन क्या है। दर्पण की, चलो ये लिख लीजिए आप, कोई नहीं, अवतल दर्पण की फोकस दूरी के सूत्र का निगमन कीजिए। सूत्र का निगमन कीजिए। ठीक है, पहले ये निगमन था, अब साफ कह दिया उन्होंने जब रिड्यूस कर दिया कि निगमन नहीं है, केवल आपको संबंध लिखना है। ठीक, केवल उसका केवल सूत्र लिखना है। ठीक है, तो ये निगमन नहीं है। तो क्या सूत्र, अवतल दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र लिखिए, और बस सूत्र है और इस पर हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, अब इसका सूत्र लिखना है, ये भी 1 नंबर में पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर लिखते हैं स्टूडेंट्स, उत्तर। तो लिखिए फ्रेंड्स, अवतल दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र निम्न होता है। ठीक, लिखेंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसे क्या कर देंगे, दूसरे कलर से ब्लॉक कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, लिखना सीखिए। ठीक है, जहां जब डायरेक्ट हम यूज करते तो जो उसमें टर्म्स यूज करें उन्हें बता देते कि ये क्या क्या है। जब बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, जहां एफ क्या है स्टूडेंट्स, दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी। V क्या है, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, दर्पण के ध्रुव से, सारी दूरी कहां से नापेंगे, दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। व्यू क्या है, ये यू देखो, यू और वी में घुंडी है, यू में नहीं है, ध्यान से। यहां दर्पण, ये भी दर्पण, सारी दूरी दर्पण के ध्रुव से नापेंगे, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, वस्तु की। ठीक, ये किसके लिए लिखा स्टूडेंट्स मैंने, अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, यही सूत्र बिल्कुल जस्ट यही किसके लिए होता है, उत्तल दर्पण के लिए होता है। मैं ये नोट करके लिख देता हूं स्टूडेंट्स, देखिए नोट, रेड कलर से आप लिखेंगे इसे, उत्तल दर्पण के लिए भी यही सूत्र होता है। ऐसे पढ़ी जाती है स्टूडेंट्स फिजिक्स। ठीक है, आप देखिए स्टूडेंट्स, ये जो मैंने किया है, ठीक है, ये दर्पण की फोकस दूरी है, उत्तल दर्पण हो या समतल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र नहीं लगता उसकी, क्योंकि फिक्स होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, और अवतल और उत्तल की स्टूडेंट्स मैंने लिख दिए, 3 ही प्रकार के दर्पण हम यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक नया टॉपिक करते हैं, देखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स,
रेखीय आवर्धन, ठीक है। अब देखो समझ, रेखीय आवर्धन हर एक के लिए यूज किया जा सकता है, दर्पण के लिए भी किया जा सकता है, वो लेंस के लिए भी किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ दर्पण और लेंस कुछ नहीं लिखा, सिर्फ रेखीय आवर्धन है। रेखीय मतलब एक रेखा में, है ना। देखो आप खुद समझिए स्टूडेंट्स, ये देखिए ये क्या है, अवतल दर्पण है। ये क्या है, ये इसका देखिए यहाँ ये क्या है, ये अगर मैं इसे पूरा करूँ तो ये क्या होगा, सी। याद आ रहा है मेथड, ये इसके इसकी ये पी है पोल है, इसके जस्ट बीच में क्या होता है, एफ होता है। आया समझ में आ रहा है। अगर मैं कोई वस्तु यहाँ रखता हूँ, देखिए स्टूडेंट, तो इसका चित्र होगा ये, तो कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा, और एक आप यहाँ से कर दिए तो ये वापस आ जाएगा, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए ये रेखा ही तो है, ये क्या है, वस्तु है, और ये क्या है, प्रतिबिंब। आवर्धन का मतलब होता है स्टूडेंट बढ़ाना, उसने क्या ना, बढ़ाना या घटाना, आवर्धन का मतलब। तो देखिए क्या है, तो देखिए रेखीय आवर्धन का सूत्र मैं यहाँ लिख देता हूँ, और उसी से डिफाइन करेंगे हम। देखिए रेखीय दर्पण हो या लेंस हो, रेखीय आवर्धन जिसे स्टूडेंट्स हम एम से कोई भी हम बाद में करते हैं, ये होता है प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब बहुत आसान है स्टूडेंट्स, प्रतिबिंब की लंबाई या आकार, प्रतिबिंब का आकार लिखो सबसे अच्छा, ये प्रतिबिंब का आकार, लंबाई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स, अपॉन वस्तु का आकार, वस्तु का आकार, है ना भाई। वस्तु इतनी बड़ी थी, उससे प्रतिबिंब इतना बना, ठीक है। ये बिल्कुल जस्ट स्टूडेंट्स जो देश होते हैं उसी प्रकार से होता है भाई। पेपर 100 का था, 100 में से इतने नंबर आए, ठीक। तो देखिए, तो अब बताइए स्टूडेंट्स, ये तो होगा। अगर मैं इसको स्टूडेंट्स नोटेशन के रूप में लिखूं, तो रेखीय आवर्धन को इस लिखते हैं एम, स्मॉल एम मतलब मैग्नीफाई पावर, एम से इस पर, है ना, मैग्नीफाई पावर, तो इसलिए एम लेते हैं। प्रतिबिंब के आकार को हमेशा आई से, अपॉन वस्तु के आकार को हमेशा ऑब्जेक्ट, आई फॉर इमेज, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, और स्टूडेंट्स ये वी अपॉन यू, डेरी ओ, इसमें आपका ये माइनस का चिन्ह है स्टूडेंट्स। मैं आपको ऐसे करा दूँ, इन चिन्हों की जरूरत भी नहीं पड़ने की स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, इन्हें ब्लॉक कर दीजिए स्टूडेंट। ये देखो ब्लॉकिंग का देखिए क्या प्रभाव पड़ता है कि नहीं, जानेंगे ना स्टूडेंट्स। ये देखिए अब आप इसको सूत्र लिखिए, है ना। तो बताइए, किसी दर्पण है, और मैं तो एक सीधी सी बात कहता हूँ स्टूडेंट्स, ना दर्पण क्या हो ना लेंस क्या हो, एक प्रकाशिकी यंत्र क्या हो, उसमें दर्पण भी आ जाएगा, लेंस भी आ जाएगा, कोई भी यंत्र है, ठीक। तो देखो किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा, किसी प्रकाशिक यंत्र, प्रकाशिक यंत्र किसे कहते हैं, जिसमें प्रकाश यूज होता है, किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा बने प्रतिबिंब तथा वस्तु के आकार के अनुपात को उस प्रकाशिक यंत्र की और रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। रेखीय आवर्धन क्षमता एम, है ना, कहते हैं। यस, ठीक है फ्रेंड्स, इसके तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। आप नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स चलेंगे। इन जितने भी मैंने अभी आज फॉर्म लिखवाए हैं इसमें इनको याद कीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और देखना स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल कितने मैजिशियन मेथड से हम कराते हैं, प्रत्येक स्टूडेंट बड़ी आसानी से कर देंगे, जो 5-5, 6-6 या 3-3 नंबर के न्यूमेरिकल्स आते हैं।
तो ठीक है स्टूडेंट्स, बोर्ड की तैयारी करते रहिए। लाइफ में जब भी कोई कंपटीशन या उसमें होता है, बोर्ड के ही नंबर काउंट होते हैं। वो इंटर बोर्ड हो, हाई स्कूल बोर्ड हो, बीएससी हो या एमएससी हो, होम एग्जाम की कोई वहाँ पर गजट या मार्कशीट नहीं लगती। तो स्टूडेंट्स, बोर्ड की सीरियसनेस को आप समझिए कि बोर्ड है। हमेशा माइंड में ये रखिए कि अपना समय खराब मत कीजिए कि हम तो बोर्ड देने जा रहे हैं, और वो भी पहला बोर्ड। ठीक है, जिस स्टूडेंट्स ने ये पहला बोर्ड बहुत अच्छी तरह से कवर कर लिया, पार कर लिया, वो लाइफ को भी उसी तरह से हैंडल कर पाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।